माइस्ट्रो यांत्रिक। आज के वीडियो में बात करने के लिए लेके आए हैं विषय है वो है लग्न और 12वें भाव का विवेचन या 12वें भाव का वर्गीकरण। उससे पहले हम यह बात करेंगे कुंडली में जो 12 भाव है, 12 भाव एक एक राशि है। राशियों का निर्माण नक्षत्रों का जोड़ से होता है। जो सूर्य क्रांति पे दिखाई पड़ते हैं तो भू चक्र पे बाकी के आपके 6 ग्रह होते हैं। राहु और केतु का एक अलग ही निर्माण का एक अलग ही तरीका है जिसके बारे में हम बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। लेकिन हिंदू मैथोलॉजी में, वैदिक ज्योतिष में राहु केतु के साथ शुरू को भी ग्रहों की संख्या दी गई है। अब आते हैं भाव के बारे में। भाव का अन्य शास्त्रों में भाव के बारे में तो बताया, काफी ज्यादा चर्चा किया गया है कि प्रथम भाव से शरीर के बारे में, सर के बारे में, आत्मा के बारे में विचार किया जाता है। एकादश भाव के बारे में, धन के बारे में, चाचा के बारे में और आय क्षेत्र से विभिन्न क्षेत्रों के बारे में विचार किया जाता है। लेकिन बहुत कम ही देखा गया है कि जो भाव का वर्गीकरण है कुंडली में वो क्यों दिया गया है। एकादश भाव को आय भाव क्यों कहा जाता है, या पंचम भाव को ही विद्या का भाव क्यों कहा गया है। द्वितीय भाव से या चतुर्थ भाव से हम सुख का विचार क्यों करते हैं, इसकी जगह हमने सप्तम भाव को क्यों नहीं लिया। इसका एक अलग जो विचार या इसके बारे में जो काफ़ी ज़्यादा एक थ्योरी दी गई है लघु पराशरी सिद्धांत के चतुर्थ श्लोक का श्री रामचंद्र झा जी ने, तो उसके बारे में आज मैं बात करता हूँ। लग्न के बारे में तो हम लोग समझ गए हैं कि लग्न का निर्माण किस प्रकार हुआ है। इस लगन में जब क्षितिज पर ग्रहों उदय होते हैं, जो वहाँ दिखाई देते हैं, जब किसी का जन्म होता है तो वहाँ पे सबसे पहले जब दिखाई देता है उसे लग्न कहते हैं। और उसके बाद अब ये भी मान के चलिए जब हमारा सूर्य उदय होता है उस समय में सबसे पहले लगन का उदय होता है, और उसके बाद धीरे धीरे अहोरात्रि में लग्नों का ये जो 360 डिग्री है कुंडली का वो 12 भाग में बढ़ जाते हैं। 12 भाग में बांटने से एक भाव का जो डिग्री है वो 30 डिग्री है। 360 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आ जाएगा भारतीय 36 और 0 30 डिग्री का एक भाव, यानी एक राशि 30 डिग्री की है। राशि का निर्माण जैसे कि मैंने बताया है कि वो नक्षत्रों के समूह को जोड़ के बनाया गया है। जो भूचक्र पे या भूगोल पर जो ग्रहों की तारे समूह, नक्षत्रों या नक्षत्र का समूह है उसे आकार बनता है। आकार के बाद उसका जो 30-30 डिग्री पे जो आकार बन रहा था उसके वजह से राशि का नाम दिया गया है। अब राशियों का भी वर्गीकरण इसलिए किया गया है, नक्षत्रों का वर्गीकरण, नक्षत्र का भी वर्गीकरण 4 चरण में होता है। अब देखेंगे कि आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको रास्ते का नाम नहीं मालूम है, तो आप क्या कहेंगे? आप तो यही कहेंगे ना कि मैं उधर जा रहा था, वहां पे एक दुकान दिखाई दिया, दुकान से लेफ्ट मुड़ गया या वहां पे खड़ा। आपको समय का ज्ञान नहीं है उसमें। इसी प्रकार हमने फिर नक्षत्रों का एक वर्गीकरण कर दिया, यानी 4 भाग में एक नक्षत्र को बांट दिया। तो 4 भाग में नक्षत्र को बांटने से हमें ये फायदा रहेगा कि हम प्रथम चरण पे हैं, द्वितीय चरण पे हैं, तृतीय चरण पे हैं। उसी से नक्षत्रों का जो चरण है उसके बाद हम उसकी नामों की संज्ञा दीजिए। तो जन्म नक्षत्र में जिस बच्चे का प्रथम चरण में है तो चूचे, चोला, तिलोवर्णी, अश्विनी में आ जाता है। इसी तरीके से नामों का वर्गीकरण है। अब हम भाव में बात कर रहे थे। जब किसी का जन्म होता है तो प्रथम लगन यानी लगन दे दी गई है। मैं भी बना के दिखा देता हूँ आपको चार्ट में। कुंडली तीन प्रकार की, पहले तो 3 प्रकार की अलग अलग कुंडली बनाने की विधि है। मोस्टली आजकल सब इसी को फॉलो करते हैं। वरना दक्षिण भारतीय में दूसरे प्रकार की होती है, नॉर्थ इंडिया में दूसरे प्रकार की होती है, और एक अन्य प्रकार की जो कि सिमिलर टू मैथिली नॉर्थ इंडिया की तरफ मैच करता हुआ दिखाई देता है। तो जो प्रथम भाव है
जो यहाँ पे पहला जो हाउस है जहाँ पे लॉ लिखा होता है, लगन, ये लगन है, ये मैं लिख रहा हूँ। द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, ये हर कुंडली में मिलेगा। इसी से हम फलित में इसकी सहायता लेंगे कि कौन से भाव से किस पर विचार किया जाता है। पहला भाव शरीर का या शरीर का, तो और सेवंथ हाउस उसका जो सप्तम है, यानी बिल्कुल 180 डिग्री है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो उसे सबसे ज्यादा सामने ये वाला दृष्टि तो दिखाई देगा ही, तो सब अपने से सेवंथ हाउस देखेंगे ही देखेंगे। और किसी गृहस्थ लाइफ के लिए उसका सेवंथ हाउस वाइफ का, पार्टनर का, वो बहुत आवश्यकता है। लेकिन ये कब दिक्कत देता है? जो गृहस्थ नहीं है, अगर वो ब्रह्मचारी है तो उसके लिए सेवंथ हाउस दिक्कत भी देता है, तो शत्रु भी है उसके लिए अगर वो है। उसके बाद द्वितीय हाउस बोल देते हैं। द्वितीय हाउस किसका है? संचित धन का है, वस्त्र का है, खान पान का है। और उससे सेवंथ हाउस यानी अष्टम हाउस, अष्टम हाउस किसका हो जाता है? मृत्यु का। अगर आपके पास धन नहीं है, संचित धन नहीं है, या खाना पीने की स्थिति नहीं आती है, आपके पास वस्त्र है, तो आपके लिए वो मृत्यु समान ही है। तो ये, और अगर आपके पास ये सब कुछ है तो आप मृत्यु को भी मोस्टली जीत सकते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा कर रहे हैं। जब मनुष्य का जन्म होता है तो सबसे पहले जो चीज है, वो आवश्यकता है, वो है धन का। धन वो कमा नहीं सकता है पहले तो, क्योंकि वो बच्चा है, काफी ज्यादा ही छोटा बच्चा है। तो लेकिन उसके जो पिता या कर्म के द्वारा जो धन, कर्म के द्वारा जहाँ पे जन्म होता है, और उनके पिता द्वारा या माँ द्वारा, सगे संबंधी द्वारा जो धन इकट्ठा होता है, संचित धन जो कि मूवेबल नहीं होती है, वो द्वितीय भाव से जान पर इसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद उस धन का जो रक्षा अति आवश्यकता होती है। यदि आपके पास खाना है तो आप पराक्रमी होंगे, अगर आपके पास धन काफी ज्यादा है तो आपको पराक्रम बनना पड़ेगा। पराक्रमता सिर्फ ताकत से नहीं होती है, उसके लिए आपके सगा संबंधी या भाई बहन या आपके मित्र भी होते हैं। तो तृतीय भाव से इसके बारे में चर्चा की जाती है। उसके बाद आपके पास पराक्रम आ गया है, पराक्रम आ गया, धन आ गया है, तो आपके उसको सुख को भोगने के लिए भी आवश्यकता है, तभी आपको सुख मिलेगा। तो सुख का चतुर्थ स्थान, चतुर्थ स्थान से जब सुख है, वो माता का भी सुख है, क्योंकि किसी भी इंसान को सुख उसके माँ के पास ही मिलता है। और उसके बाद माँ के बाद घर का भी चतुर्थ स्थान है। चतुर्थ से सीधा स्थान, मतलब जो सप्तम दृष्टि, जब देखेंगे इसका कैसे इंटरकनेक्शन है। सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखा। दसम भाव क्या है? कर्म का है, राजयोग का है, राजा से है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, बहुत ज्यादा ही करेंगे, तो आपके पास उतने ही प्रकार का सुख है। लेकिन अगर आप सिर्फ कर्म में लग जाएं, भोगेंगे नहीं, तो आपका सुख भाव खराब हो जाएगा। तो दोनों का तालमेल, सामंजस्य बिठाना बहुत आवश्यकता है। अब आते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव है संतान का। संतान के बारे में ऋषि मुनियों ने कहा है कि अपुत्रस्य गति नास्ति, यानी जिनका पुत्र नहीं है उनको गति नहीं मिलती है, मोक्ष नहीं मिलती है। पुत्र का अर्थ संतान से है यहाँ पे। पंचम भाव संतान का हो गया। ज्ञानम सर्वत्र पूज्यामि, यानी ज्ञान से ही सर्वत्र पूजे जाते हैं। पंचम भाव से ज्ञान भी है, तो ज्ञान रहेगा तभी आप ज्ञानम सर्वत्र पूजनी, तो आप ज्ञान के बल से ही आप अर्थ ला सकते हैं। अर्थ मतलब धन ला सकते हैं। तो 11th हाउस धन का भी है। पंचम के बाद जब आपके पास धन आ जाता है तो आपके पास इच्छा होती है पार्टनरशिप, मतलब कि आपका शादी करने का। तो शादी करने का तो सप्तम है, हाउस है, लेकिन शादी कब कर सकता है कोई इंसान? शादी कब, क्या उसके लिए वो परफेक्ट कब है शादी की? जब तक वो निरोग है। अगर उसका कोई शत्रु है या निरोग देश स्वस्थ नहीं है तो वो शादी के लायक नहीं है। शादी करेगा भी तो शादी का प्रयोजन उसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो छठा भाव रिपु का है, शरीर का, शत्रु का, रोग का। अगर आप निरोग हैं, स्वस्थ हैं, तो आप शादी करते हैं। शादी करने के बाद सबसे सेवंथ और शादी का हो गया, पार्टनर का हो गया, जो बोल रहे थे प्रथम से सप्तम दृष्टि से, जो हम आपका सामंजस्य बना रहे थे यहाँ पे हम। उसके बाद जब हम शादी हो जाती है तो इंसान क्या करता है? सबसे उसको डर लगता है कि मृत्यु से डर लगा रहता है उसको। मृत्यु यानी 8th हाउस
मृत्यु का या भयानक गूढ़ ऐसी बीमारी का, गंभीर समस्या का, अगर 8th हाउस से वो डरता है तो इससे बचने के लिए क्या करेगा? धर्म करेगा। धर्म से मृत्यु को जीता जा सकता है। 9th हाउस धर्म का है। धर्म किस प्रकार किया जा सकता है? कर्म करके, दीपदान करके इत्यादि। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा धर्म मिलेगा, अगर बुरा कर्म करेंगे तो बुरा धर्म मिलेगा। तो 10वां हाउस कर्म का हो गया है। तो फिर इससे रिलेवेंट 4th हाउस में अगर जिस प्रकार का कर्म करेंगे उसी प्रकार का आपका सुख मिलेगा। कर्म तो कर लिए, कर्म का फल भी तो मिलेगा। कर्म का फल किस रूप में? यहाँ पे तो अर्थ के रूप में मिलेगा, अर्थ के रूप में मिलेगा। अर्थ मतलब पैसा, मुद्रा, जो कि मूवेबल है, जिसके कारण आप अपने लिए तो काम करेंगे, अपने परिवार के लिए भी, अपने पुत्र के लिए भी, संतान के लिए, क्योंकि यहाँ से संतान का हाउस है। तो इससे रिलेवेंटली अगर ये हाउस सही है तो आपके संतान भी सही होंगी। किस प्रकार से? विद्या भी सही होगा, क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे तभी तो आप कमाएंगे। अब जब हमारे पास अर्थ आ जाता है, अच्छे ढंग से हमारे पास मुद्रा आ जाती है, तो उसमें सबसे बड़ा रहता है किस प्रकार उसको खर्च किया जाए कि उसका अपव्यय ना हो। तो इसीलिए जो 12th भाव है वो व्यय का दिया गया है। व्यय का स्थान 12th भाव है। 12th भाव से हम व्यय के बारे में चर्चा करते हैं। इस प्रकार प्रथम भाव हो गया तनु का, शरीर का, द्वितीय भाव संचित धन का, तृतीय भाव पराक्रम का, सहज मतलब भाई बंधु का, चतुर्थ भाव माता का, सुख का, पंचम भाव विद्या का, संतान का, अष्टम भाव शत्रु का, रोग का, सप्तम भाव पार्टनर का, शादी का, अष्टम भाव गुड़ विद्या का, मृत्यु का, आयु का, नवम भाव धर्म कर्म के साथ। हाँ, एक चीज और है कि नवम भाव से हम विचार करते हैं पिता के बारे में भी, बहुत पिता के बारे में। जब तक वह बच्चा डिपेंडेंट है तब तक नवम भाव से इसके बारे में विचार किया जाता है। फिर आते हैं दसम भाव। दसम भाव पिता का भी है, क्योंकि चतुर्थ भाव से सप्तम यानी माता से अपोजिट पिता है, तो दसम भाव से पिता के बारे में चर्चा भी की जाती है जब वो बड़ा बन जाते हैं। मतलब उसके बाद एकादश भाव में अर्थ का मतलब अर्निंग का, चाचा के बारे में भी चर्चा की जाती है। फिर द्वादश भाव में 12 भाव में व्यय मतलब खर्चा के बारे में चर्चा की जाती है। आशा है कि आपको 12वें भाव के बारे में समझ हो गई होगी, किस प्रकार भावों का वर्गीकरण किया गया है और किस प्रकार भावों से विचार किया जाता है किन किन भावों के बारे में। धन्यवाद।